हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे बॉस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन लेके मैं हाजिर हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक हमने ऑलरेडी देख चुका है, वो स्टैंडर्ड 11 का था, ये स्टैंडर्ड 12 के लिए। अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की लिंक दी हुई है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। हियर आई एम विद वीडियो जो शॉर्ट होगा, ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली टॉपिक को डिस्कस करेंगे जैसे एंट्रेंस एग्जाम में रिक्वायर्ड है। चलिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, दैट इज एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द इंक्लूसिव करंट, मतलब करंट जो इंक्लूसिव है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने बहुत जगह करंट निकाला हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट वायर है। अब आपको सबको पता है, मैंने आपको बताया है कि एक इनफाइनाइट वायर है, उसपे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। हमने उसको प्रूफ किया हुआ है, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि भाई एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है वो हमने देखा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि यही चीज एम्पियर सर्किट लॉ से कैसे निकाली जाती है। तो मान लीजिए कि इस वायर के थ्रू आपको करंट निकालना है, तो इसके अराउंड एक आप लूप बना लीजिए। ठीक है, ये तभी वैलिड है जब चीजें लूप में हो ऑफ अ डिस्टेंस आर। और इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल, आप देख सकते हैं बी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट टाइम्स करंट जो भी इंक्लूसिव होगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो होगा आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय ये वाला पैरामीटर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि एम्पियर सर्किट लॉ से भी हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात होगी। उसी तरीके से दो चीजों के बारे में और आपको पता होना चाहिए, दैट इज आपको मालूम होना चाहिए कि सोलेनॉइड की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो आपने पढ़ा है कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट टाइम्स एन आई। इसके डेरिवेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को जरूर देखिए, इसके डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। इसमें स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, सिमिलरली आपने टोरॉइड के लिए भी पढ़ा हुआ है, टोरॉइड का भी डेरिवेशन वहां पे मैंने दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। टोरॉइड के लिए क्या है फॉर्मूला देखिए, टोरॉइड के लिए भी असल में यही फॉर्मूला आता है, दैट इज उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाए म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। यही फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। अब ध्यान से देखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं, एन को जगह लिखा जा सकता है एन इक्वल 2 पाई आर। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू वही बन जाती है म्यू नॉट एन आई। तो आप देख सकते हैं टोरॉइड, सोलेनॉइड या स्ट्रेट वायर, उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपके सामने दी हुई है, इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया एम्पियर सर्किट लॉ का बेसिक चीज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर। ये सारी चीज हमने डिस्कस की। इसकी डेप्थ आपको दी हुई है, कंटेंट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेकआउट कर लीजिएगा। क्या ये तो हो गई एक बात एम्पियर सर्किट लॉ। दूसरी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है लॉरेंज फोर्स। ये आपके सिलेबस के थोड़े बाहर का हिस्सा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2, दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? तो लॉरेंज साहब कहते थे कि किसी भी एक चार्ज पे, मान लीजिए कि आपने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ध्यान से समझिएगा बारीकी को। एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये चार्ज है कैसा? रेस्ट पे। अब अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो अब आपने क्या किया, इस रेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। ये आपने प्रोवाइड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। तो क्या होगा इस चार्ज के साथ, उसके बारे में सोचते हैं। ध्यान रहे, जब चार्ज
चलो एक एक करके हम लोग दोनों फील्ड एक साथ नहीं प्रोवाइड करते, कंफ्यूजन हो जाएगा, एक एक करके प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चार्ज, चार्ज को आपने क्या किया, चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसमें हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको प्रोवाइड किया बी। चार्ज कैसे है, रेस्ट पे, आपने क्या प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई इस चार्ज का क्या होगा, वो मोशन में आएगा, रेस्ट में आएगा, अगर वो मोशन में आएगा तो क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा या कर्व जाएगा, किस तरह का मोशन करेगा, वो तमाम बातें। तो सबसे पहली बात कि यहां पे आपको एक नोट जो समझने लायक, और नोट ऐसा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी मैग्नेटिक फील्ड, या समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट, कोई भी इंपैक्ट ऑन रेस्ट चार्ज। मतलब अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा और उसकी वजह से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब वो रेस्ट चार्ज एज इट इज रेस्ट पे रहेगा। ये हो गया एक कंक्लूजन, क्लियर हुआ बात। अब दूसरी कंक्लूजन, मान लीजिए यही चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। जैसे ही आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेगा। कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेगा और उसका एक्सेलरेशन दिया जाएगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE। तो एक्सेलरेशन लिखा जाता है QE/m, दैट इज फोर्स अपॉन मास। तो हम ये कहेंगे कि ये जो चार्ज है अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा जिसका एक्सेलरेशन होगा QE/m। कितना होगा, QE/m। लेकिन अगर ये चार्ज मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज, अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन -E/m। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। मतलब ये कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन सारे के सारे मोशन कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन। तो आपने केस 1 देखा, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया रेस्ट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। केस 2 आपने देखा कि जब ये आपका केस 1 था, यह आपने केस 2 देखा कि जब आपने उसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो मोशन में आ गया जिसका एक्सेलरेशन भी आपको पता है। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 मतलब यहां पे अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहां पे अकेला मैग्नेटिक फील्ड लगा। अब दोनों फील्ड को साथ में लगाया जाए परपेंडिकुलरली, दोनों फील्ड को साथ में लगाया जाए परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, तो ध्यान देखेंगे सब लोग बालक। जब दोनों फील्ड को आप साथ में लगाते हैं इस टाइम पे पार्टिकल किस तरह का मोशन करेगा उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन कि भाई जैसे ही आप दोनों फील्ड साथ में लगाएंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज है और आपने इसमें दोनों फील्ड साथ में लगा दी, इधर लगा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आपने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें होगा क्या। जब आप इस तरह से करेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स इसमें लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। मतलब अब ये बॉडी जो मूव करेगी उसका एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, दिस इज QE प्लस BV/m, यानी फोर्स अपॉन मास। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ये Q का मतलब यहाँ पे चार्ज हो गया। इज इट क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका मोशन कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे स्ट्रेट लेके जाना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कब लगता है, जब बॉडी मोशन में आ जाएगा। मोशन में लाने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेस्ट चार्ज को मोशन में लेके आ जाएगा और जैसे ही वो मोशन में आ जाएगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही वो चार्ज मोशन में आया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी लगना शुरू हो जाएगा। और मैग्नेटिक का काम क्या होता है, मैग्नेटिक का काम होता है चेंज इट्स डायरेक्शन,
मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक ही काम करता है, वो है डायरेक्शन चेंज करना। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, केवल डायरेक्शन चेंज करता है। इसीलिए वर्क डन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मतलब वर्क डन कोई काम, यानी मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता है, उसका वर्क डन जीरो माना जाता है। वो सिर्फ क्या काम करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। इसका मतलब जैसे ये चार्ज यहां जाएगा, उसको ऐसे लेके चला जाएगा, फिर और लेके चला जाएगा, फिर और कर्व लेके चला जाएगा, मतलब उसका मोशन वो ऐसा बना देगा। किस तरह से? इस तरह से मोशन बना देगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर किसी चार्ज पार्टिकल पे लग जाए तो वो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा? तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। तो ये है लॉरेंस फोर्स की कहानी जो मैंने आपको बताई कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो क्या होगा, दोनों साथ में लग गए तो क्या होगा, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड केवल उसका चार्ज डायरेक्शन चेंज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा मैग्नीट्यूड चेंज करना, मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा डायरेक्शन चेंज करना। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन जीरो रहेगा। यानी क्लियर? ये हो गया लॉरेंस फोर्स की कहानी। चलिए कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और कहानी आपको समझनी होती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन क्या बना है देखेंगे। साइक्लोट्रॉन की डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको साइक्लोट्रॉन मैंने वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। यहां मैं शॉर्ट में डिस्कशन करूंगा कि होता यूं है कि एक चार्ज को जब वो मूव कर रहा होता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगाया जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मूव करता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि कोई भी चीज सर्कुलर घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर काम करता है। आप इस चीज को इवेल्युएट कर देंगे तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा mv/bq। मतलब जिस रेडियस में वो मूव करने वाला है उस रेडियस का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से निकालते हैं। इज इट क्लियर? अब चाहे तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है v/r। क्या होता है? v/r होता है। आप इसमें पुट करके देख लीजिए तो v/r अगर आप इसमें पुट करना चाहेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगा bq/m। bq/m पुट कर देंगे तो यहाँ पे v/r, यानी आपने दूसरी चीज निकाल दी ओमेगा। तीसरी चीज अगर आप निकालना चाहेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। दैट इज यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2πm/bq। मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। इसका रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा bq/2πm। तो ये सारी कहानी आपको फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 12mv²। अब यहाँ पे v की वैल्यू आप निकाल दीजिए और वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। तो ये साइक्लोट्रॉन की सारी कहानी है। फॉर्मूला बेस्ड कहानी मैंने बताई। डिटेल कहानी के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट जो होगा हमारा उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में ये क्यों जानना है, गैल्वेनोमीटर भी इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस पर भी सवाल बनाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आपसे बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर में दो टाइप के गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पढ़ना है। पहला टाइप का गैल्वेनोमीटर है जिसे हम लोग कहते हैं टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, और दूसरा गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टैंजेंट गैल्वेनोमीटर यानी क्या होता है? तो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का सेटअप आपको वहां पे देखने मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन वीडियो में। टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का सेटअप कुछ तो भी इस प्रकार होता है कि यहाँ पे एक ऐसा फील्ड होता है और उसके अराउंड एक ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेट करते हैं कि यहाँ पे वायर रहते हैं बहुत सारे, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर रहते हैं, और ये जो कंसेप्ट होता है ये होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है b tan थीटा। ठीक है, ये होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज bs tan थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बेसिक जानकारी हो गया। तो करना क्या पड़ता है इसके थ्रू? आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट दिस सेंटर, उसका फॉर्मूला होता है μ0ni/2r। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कंपेयर्ड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज bh tan थीटा। तो इससे आपने ये देख लिया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा है। मतलब करंट कितना होगा
वो उसके डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा। जितना जैसे करंट हो गया 1 एम्पियर तो थीटा डिफ्लेक्ट हो गया, 2 एम्पियर तो 2 थीटा, 3 एम्पियर 3 थीटा, लाइक इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि BH इंटू BH यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2R दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N। ये सारे के सारे को रिडक्शन फैक्टर कहा जाता है, दिस इज tan थीटा। ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है, इससे हम लोग रिडक्शन फैक्टर या रिड्यूसिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो आप इसे रिडक्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूले में एक चीज और नोटिस करने लायक है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसका टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन है, देख लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। कई बार ये फॉर्मूला भी यूज होता है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स और tan थीटा का रिलेशन आपने देख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो ये आपकी कहानी हो गई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की नाम। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बाद हम बात करने वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या कहता है देखिए सर, ठीक है। तो सारी बातें हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करने वाले हैं अभी। अब हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में असल में हम लोग दो टॉर्क कंपेयर करते हैं। याद होगा मैंने कहा था मैग्नेटिक फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है BIL। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स करंट में होगा तो NBIL लिखा जाता है। अब आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखा जाता है कि R क्रॉस F। अब R यहाँ पे सॉरी R क्रॉस F, ये F है और ये R मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला सॉल्व होके बनेगा तो वो हो गया NBI और L इंटू R बन जाएगा एरिया। NBI ये हो गया टॉर्क, जनरल टॉर्क। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की खासियत होती है कि उसका जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिवीजन थीटा। यानी हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू C थीटा या किताबों के हिसाब से K थीटा। यहाँ पे K को कहा जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये दोनों टॉर्क को अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा NBIA इज इक्वल टू C थीटा। तो यहां पे आपको I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन NBA थीटा। यानी यहां से भी आपने देखा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिवीजन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिवीजन थीटा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके नोटिस करने के लायक है वो है सेंसिटिविटी। यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है। वन इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी क्या, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर निकालना मतलब थीटा अपॉन I निकालना। क्या निकालना, थीटा बाय I। तो इस फॉर्मूले में अगर थीटा बाय I निकाल देते हैं तो आपको मिलेगा थीटा बाय I की वैल्यू हो जाएगी NBA बाय, यहाँ पे C ना लेकर हम लोग K ले लेते क्योंकि हमने वहां पे K लिया था, तो NBA बाय K। तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है ये आप फॉर्मूले से चेक कर लीजिए। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और टॉर्शनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे। तो ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप चाहें तो एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देंगे। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है DI बाय I। मतलब ये वाले रिलेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जैसे आप एक्यूरेसी निकालेंगे तो आपको आंसर भी मिलेगा D थीटा बाय थीटा। चेक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया सेंसिटिविटी, ये हो गया एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये बात ऑलरेडी बताई हुई बातें हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। उस वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा की है ना। तो ध्यान देंगे कि अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यानी MCG को आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक शंट रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है। ध्यान देंगे, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मतलब शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो एक रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है जो कि पैरेलल हो, मतलब ये गैल्वेनोमीटर हो गया आपका, इसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ दे शंट। मान लीजिए यहाँ पे करंट I है और यहाँ पे IG जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा I माइनस IG। तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों का क्या सेम रहेगा, तो दोनों का V जो है सेम रहेगा। मतलब इसमें जो V जाएगा वो होगा I इंटू R, मतलब IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो कई बार सवाल में पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा IG अपॉन
आई माइनस आई जी। इज इट क्लियर? तो आई माइनस आई जी, तो ये एक फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसी फॉर्मूले से बना एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, दैट अगर आप एस निकालना चाहेंगे डायरेक्टली तो उसके लिए एक और फॉर्मूला भी है जो कि यहीं से डेवलप हुआ है, चाहे तो डेवलप कर सकते हैं। वो होगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। दिस इज अनदर फॉर्मूला जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अगर इनके बीच में एस और जी का रेशियो आप जानेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होता है, एस इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन। तो ये रिलेशंस आपको हेल्प करेंगे। तो ये हो गया एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करने का तरीका। सिमिलरली अगर हमें पढ़ना होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान देंगे बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसी गैल्वेनोमीटर में एक हेवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज हो जाती है कि दोनों जगह जो करंट जाएगा वो आईजी जाएगा। अब जो पोटेंशियल लिखा जाएगा इसमें वो कैसा लिखा जाएगा, तो कॉमन करंट लेते हैं आई, तो यहाँ पे आई दिस इज जी प्लस आर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको ये आर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको आर निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी बाय आई माइनस जी दैट इज इक्वल टू आर। ये आर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये आई या इसे हम लोग आईजी भी कई बार कहते हैं क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट है, तो आप इसे आईजी भी कह सकते हैं। ओके, और क्या आपको रिलेशंस है, तो रिलेशंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज बाय एन। तो ये रिलेशंस आपको मिलेंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, तो पैरेलल में लगाते हैं उसे हम, उस पैरेलल को हम लोग शंट कहते हैं। शंट का मतलब होता है पैरेलल, और यहाँ पे इसको वोल्ट मीटर में लगाने के लिए सीरीज में लगाते हैं। ये तमाम बातें आप ध्यान दीजिए। एमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर के मुकाबले ज्यादा करंट नाप सकता है, और कभी भी एमीटर जो होता है वो ज्यादा करंट नापने के लिए डिवाइस बनाया जाता है। इज इट क्लियर? ये तमाम बातें हैं जो आपने सीखी, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर एंट्रेंस पार्ट। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ही जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।